हेलो एवरीवन। बड़े भैया में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और सभी में बहुत ही एक कन्फ्यूजन है कि क्या कट ऑफ हो सकता है, कितने नंबर आ सकते हैं, आयोग की आंसर की में क्या गलत होगा, क्या सही होगा। सो इनमें से सभी चीज़ों का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन बड़े भैया में हम आपके लिए इस एग्ज़ाम का कुछ एनालिसिस लेके आए हैं और साथ ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन है पेपर को देखने के बाद, बहुत सारे लोग जिन्होंने पेपर नहीं दिया है और सिर्फ बाहर से ऊपर से पेपर देख रहे हैं उनको शायद लग रहा होगा कि पेपर बहुत इजी है। बट उसका जो इम्प्रेशन है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो लास्ट ईयर से शायद थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट ज़रूर था, लेकिन ओवरऑल मॉडरेट से टफ था। अकॉर्डिंग टू अस इट वाज मॉडरेट टू टफ। ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको कई बार देखने में तो लगेगा बहुत सिंपल है, सीधे साधे हैं, लेकिन उनके ऑप्शन इस बार बहुत ट्रिकी थे। जो लोग पेपर दे के आए हैं, आप उनसे बात करें, वो जानते हैं कि ऑप्शन बहुत ट्रिकी थे। स्पेशली जहाँ भी आपने दो एलिमिनेट कर लिए ना, दो एलिमिनेट करने के बावजूद इस पे जैसे कि मैच द कॉलम में आपके हैं, आपको लग गया कि नहीं, 2 से स्टार्ट होने वाला है और 3 पे ख़त्म होने वाला है। इसके बावजूद यहाँ पे 1 4 और 4 1 ये दोनों ऑप्शन ऐसे फंस रहे थे कि आपको उनको एलिमिनेट करने में बहुत इशू हो रहा था। तो जो पहले की बहुत सारी ट्रिक्स थी एलिमिनेशन की, वो काम नहीं आ रही थी। ठीक है। तो एलिमिनेशन का स्कोप भी रिड्यूस हो गया। बहुत सारे नए क्वेश्चन इस तरह के आए थे जिसमें ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है। पेपर लेंदी भी बहुत था। बहुत सारे लोगों ने, जिनसे हमने बात की, उनका कहना था कि पेपर को जो फर्स्ट राउंड उनको वो कहते थे, अगर वो रूम पे 1 घंटे सवा घंटे में हो जाता तो इस बार वो उतनी जल्दी नहीं हो सका। तो आप जब सेकेंड राउंड में जाते हैं, अपनी कुछ गलतियां ठीक कर लेते हैं या कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, या कोई गलती जो आपके फर्स्ट राउंड में हो गई थी उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, वो भी बहुत सारे अच्छे बच्चों से भी नहीं हुआ इस बार। मेनी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो अब की इस बार ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे जिनमें डायरेक्टली ए बी सी डी सीधे सीधे टिक करने हो, ऐसा नहीं था। तो जैसे ओनली वन वाले, या 1 एंड 3, 2 3 एंड 4, इस टाइप के स्टेटमेंट बहुत सारे थे। तो ऊपर से देखने में पेपर भले सिंपल सा लग सकता है, बट एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो वही बच्चे फील कर पाते हैं जो एग्ज़ाम दे के आते हैं। बाहर से उस पर कमेंट करना बहुत इजी होता है। सब्जेक्ट वाइज हमने इस पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा है वो कुछ इस तरह से था। ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इस बार इस पेपर में ज्योग्राफी का था। पॉलिटी के 21, इकोनॉमी इंक्लूडिंग जो इकोनॉमी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, पॉवर्टी की स्कीम्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको जोड़ते हुए देखा जाए तो 18। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 16 सवाल थे। एनवायरनमेंट में 15 क्वेश्चन आए। करंट अफेयर्स, सबसे ज़्यादा जिसके लिए एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ 15 थे। एमैक यानी एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के 14 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के 10 यानी ओवरऑल हिस्ट्री के जोड़े जाएं तो 24 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे इंटरनेशनल रिलेशन, रिपोर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। यूपी स्पेशल के 5 और अदर कैटेगरी मिसलेनियस में 7 क्वेश्चन। तो बड़े भैया में जब हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था तो हम लोग ने जिन भी बच्चों से बात की थी उनको क्लियर कट कहा था कि आपका फोकस स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। करंट अफेयर्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। इवन इन 15 क्वेश्चन में कोई बहुत भी अच्छा पढ़ पाएगा ना, तो 10 क्वेश्चन उसके सही नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे कि घटना चक्र आपने पढ़ी हो डायरेक्ट हो गए। इन बुक्स का रिलेवेंस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ऑल्दो एस्पिरेंट्स में इसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, लोग इनके पीछे भागते हैं, लेकिन आप अगर देखें इस पेपर में तो 24 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हैं, 21 पॉलिटी के हैं। ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक देखें तो 24 प्लस 21, और इसके बाद 24 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री एमएक मिला के। ठीक है। 69 70 क्वेश्चन केवल आपके इन सब्जेक्ट से आ रहे हैं। इसके बाद आप इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी ऐड कर लीजिए। एनवायरनमेंट भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कम थे, स्टैटिक क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं, और इवन इकोनॉमी में भी प्रेडिक्टेबल टाइप के क्वेश्चंस। तो आपके सिलेक्शन के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था।
अब कट ऑफ की बात करनी होगी। तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ट्रिकी है। अभी आयोग की आंसर की भी नहीं आई है। बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी कोचिंगों से चेक कर रहे होंगे, उनके 90 प्लस आ रहे होंगे, किसी के 75 की रेंज में अटक रहे होंगे। लेकिन लगातार साल दर साल देखा गया है कि यूपीपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में 6 से 8 क्वेश्चन गड़बड़ करता है। मतलब आप जो सारी कोचिंगें जिसपे एकमत होंगी कि नहीं भाई सब इसका आंसर ए एक्स वाई जेड, जितनी भी कोचिंग है सबने उसको बताया होगा ए, और आयोग अचानक से आके कहेगा नहीं इसका आंसर तो सी है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में। अक्सर देखा गया है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो कई बार उनके जो रीजन होते हैं ना वो ट्रू होते हैं। इस बार के पेपर में भी ऐसा है, लेकिन वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते हैं। स्टिल आयोग बार बार बोलेगा ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आप अपने उस पे आपत्तियां हैं वो डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आयोग उस अपने अड़ा रहता है, उस चीज़ को चेंज नहीं करता है। तो मान के चलिए जब अभी भी आंसर की आएगी, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में ऐसे होंगे जिस पे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। किसी किसी साल ये क्वेश्चन 20 तक भी गए हैं। लेकिन आयोग कितने चेंज करेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो बताएगा ही नहीं कि उसमें कितने बदले हैं। बट ये मान के चलिए कि 6 से 8 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो 75 76 की रेंज में थे वो अचानक से 82 के आसपास आ जाएंगे, और जिनके 90 के आसपास थे वो 84 के रेंज में आ जाएंगे। या लोग 85 पे क्लियर करते तो वो 70s में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं एग्ज़ाम में। तो जो एग्ज़ाम हॉल में पेपर की डिफ़िकल्टी थी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार की कट ऑफ जो प्रेडिक्ट की है वो जनरल की होनी चाहिए 82 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 के आसपास। यानी अगर आप 80 प्लस हैं तो एक अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। आप टाइम वेस्ट ना करें, मेंस की तैयारी में जुट जाएं। अगर आपकी 85 प्लस हैं तो ऑलमोस्ट श्योर है कि आपका प्रीलिम्स होना ही होना है। और अगर आप 85 से 87 88 की रेंज में जा रहे हैं तो एक भी सेकंड ना गवाइए, अपने मेंस के लिए लग जाइए। आपको पलट के देखना ही नहीं है। आयोग के 2 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरली ओबीसी का कट ऑफ जनरल के बराबर ही रह रहा है, तो उसके भी 82 प्लस माइनस 2 के आसपास ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस में देखा गया है कि उनका कट ऑफ जो है जनरल और ओबीसी से ज़्यादा जा रहा है, वो 84 के आसपास रहने की उम्मीद है। फीमेल का थोड़ा सा जनरल मेल से कम जाता है, 81 प्लस माइनस 2 के आसपास रहने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 75 के करीब, एसटी कैटेगरी में 73 के करीब, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 65 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। देखिए, जितनी सारी भी कोचिंगें हैं, जितने सारे सारे भी लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो किसी न किसी बेसिस पे उस चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे विल नेवर बी फुल प्रूफ, इंक्लूडिंग अस। ठीक है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया ज़रूर होगा कि अगर इस तरह की रेंज में आपका आ रहा है, एनी वेयर अराउंड 80 आप पहुंच रहे हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक दो दिन रेस्ट लीजिए, अपने माइंड को मेंस मोड में ढालना शुरू करिए, क्योंकि मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे, ऐड होंगे। और इन एनी केस आप इस साल नहीं तो अगले साल मेंस लिखना चाहेंगे, तो आप जो है मेंस की तैयारी शुरू करें। हिंदी पे फोकस करें। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनकी हिंदी कमज़ोर है वो हिंदी पे फोकस करें। अच्छा खासा वेटेज है, 150 मार्क्स का हिंदी भी आएगा। जीएस के पेपर में ऑप्शनल जा चुका है, तो पेपर 5 एंड 6 बहुत ही ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएस 1 से 4 के बीच में आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। एक एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड करनी होगी, आप छोड़ नहीं सकते। पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। 2018 से ये पैटर्न जो चेंज हुआ था जीएस 1 से 4 वाला, और पिछले 2 सालों में 5 और 6 भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए, इन कट ऑफ्स को ध्यान रखते हुए आपको करना है। तो जरा भी अगर आपको 2 3 कोचिंगों से आपने अब तक मिला लिया होगा उम्मीद है, और आपको लग रहा है कि आपका इस रेंज में आ रहा है, तो आप अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए। बड़े भैया में भी हम आपके लिए कुछ अपकमिंग कोर्सेज ला रहे हैं। जिन बच्चों को हम लोगों ने अपने 60 डेज के प्रोग्राम में मेंटर किया था, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर हुआ है तो वो हुआ है ज्योग्राफी में। उसके साथ साथ उनको इकोनॉमी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिले हैं।
सारे वो नोट्स हमारे चैनल पे भी उपलब्ध हैं, इसमें कोई बढ़ चढ़ के कहने वाली बात नहीं है। हमने बहुत ही कम पेजेस के नोट्स दिए थे, कहा था कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो जाएगा, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से आपको पॉलिटी इकोनॉम पॉलिटी में भी आपको बिल्कुल पढ़ी हुई चीज़ें, जो लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई गई उसी में से आया है। तो इसकी सक्सेस को देखते हुए हम लोग बड़े भैया का एक नया कोर्स लेके आएंगे अभी आगे चल के। जिन लोगों का प्रीलिम्स में बहुत कम नंबर आ रहा है, अगर वो 70 एंड बिलो आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो उनका मेंस होने की संभावना कम है। तो वो अगर चाहते हैं, उनको लगता है नहीं प्रीलिम्स में काफ़ी कमी रह गई है, तो प्रीलिम्स का कोर्स आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज भी मेंस आपको आज नहीं तो कल देना है, तो आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए। तो हमारा जो मेंस का कोर्स होगा वो सिलेक्टिव बैच होगा, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम है, हम बहुत कम ही लोगों को गाइड कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे। ऑफिस के साथ जो हमारी टीम में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को समय दे सके, तो हम बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए ये बैच लेके आएंगे। और इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट भी रखा जाएगा आपका, और उसमें जो लिमिटेड हैं होंगे लोग, उनको हम लेंगे। वन टू वन अटेंशन हमारा मिनिमम है, भीड़ बढ़ाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। इन जनरल जो भी ठीक ठाक चीज़ें होंगी वो हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे पहले मिल रही थी वो मिलती रहेंगी। लेकिन जो मेंटरशिप होगी वो बहुत कम लोगों के लिए होगी, तो चैनल पे ट्यून्ड रहें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें @बड़े भैया, और हम अपनी जो भी चीज़ें होंगी वहाँ अपडेट करते रहेंगे। आगे के लिए जो भी आपका रिजल्ट आने वाला उसके लिए ऑलरेडी ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।